हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं अप्लाइड मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर 10 लेकर के आया हूं, जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसके बारे में मैं बताता हूं कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। एक एक करके मैं डेफिनेशन बताऊंगा। वर्क: इफ अ फोर्स डिस्प्लेस एनी बॉडी, वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोल रहा है कि वर्क वो होता है अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाने पर अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जा रहा है, यानी कि उसको बोल सकते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर कुछ वर्क हो रहा है। वर्क इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि एक बॉडी है, इस पर अगर हम लोग ये यहाँ से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि ये बॉडी ए यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर एक्स ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्क हुआ है। और वर्क डन इज इक्वल टू बोल सकते हैं यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वर्क डन को हम लोग W से डिनोट करते हैं। F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और X इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। ये फॉर्मूला आ गया वर्क का कि W इज इक्वल टू होता है F इंटू एक्स। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी डज नॉट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, then work done is calculated by the resolving of the force in the direction of displacement। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी पर अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में अगर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रिजॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है और यहाँ पर इंक्लाइंड फोर्स ये लग रहा है, तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नीचे की तरफ इधर इंक्लाइंड डायरेक्शन में होगा, बट ये इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। ये आपको मैंने रिजॉल्व करना सिखाया था। अगर एंगल ये वाला थीटा है तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और एफ साइन थीटा हो जाएगा वर्टिकल। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एफ अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल लगा है और एफ साइन थीटा वर्टिकल लगा है। यहाँ देखते हैं कि अगर इंक्लाइंड फोर्स लगा है, यानी कि सपोज फोर्स एफ वर्क ऑन अ बॉडी एट अ एंगल ऑफ थीटा डिग्री, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बॉडी अप टू एक्स डिस्टेंस इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वर्क डन बाय फोर्स। अगर एक बॉडी है, अगर इस पर अगर इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉडी है और यहाँ पर इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है और यहाँ पर थीटा एंगल है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि बोल सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि एफ कॉस थीटा फोर्स लग रहा है इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एक्स, यानी कि एफ कॉस थीटा इंटू एक्स, और एक ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक वर्टिकल भी तो लगेगा फोर्स उस पर, वो एफ साइन थीटा इंटू जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस के जगह पे। यानी कि ये तो पूरा जीरो हो गया, तो ये लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एक्स। यानी कि वर्क डन बाय फोर्स अगर इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर उसका फॉर्मूला आ जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एक्स। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का एसआई यूनिट होता है इन एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर होता है। यहाँ पर वर्क डन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है यूनिट मीटर। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं वर्क डन का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट आप जूल भी बोल सकते हैं और न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। एक जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। एक जूल इज इक्वल टू अगर डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है और एक मीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो यानी कि यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं एक जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, या फिर इसको अगर डाइन सेंटीमीटर को अर्ग भी बोला जाता है, यानी कि यह हो जाएगा एक जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पावर क्या होता है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ विच वर्क इज बीइंग डन। इन अदर वर्ड पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द टाइम। पावर वो होता है कि जिसके द्वारा कोई भी वर्क किया जाता है, यानी कि पावर बोल सकते हैं वर्क डन अपन में टाइम की, उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है वो होता है पावर। यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। पावर का यूनिट वॉट होता है और 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 वाट। इन अ मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर HP, विच इज इक्वल टू 4500 kgf मीटर पर मिनट और 75 kgf मीटर पर सेकेंड। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 4500 kgf
मीटर पर मिनट या फिर 45 kgf मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। 1 HP इज इक्वल टू अगर वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो होता है 736 नहीं 746 वॉट होता है। 746 ही आप याद रखिए, यहाँ पर एक गलत लिखा है, 746 वॉट होता है एक हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर वो होता है जिसमें हम लोग पावर को मेजर करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं एनर्जी क्या होती है। इट इज़ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इट इज़ प्रोड्यूस ऑफ पावर एंड टाइम। The energy is exist in a various form that is mechanical, electrical, thermal, hydel, केमिकल एनर्जी etc। बोल रहा है कि एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी होती है और यह प्रोडक्ट होता है पावर और टाइम का, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यूनिट ऑफ एनर्जी, द यूनिट ऑफ एनर्जी आर सिमिलर टू यूनिट ऑफ वर्क, यानी एनर्जी का भी यूनिट होता है जो वर्क का यूनिट होता है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, यानी कि एनर्जी का यूनिट भी बोल सकते हैं कि ये भी न्यूटन मीटर होता है। अब हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज IHP एंड BHP। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि IHP और BHP क्या होता है। IHP को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर और BHP को बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ये पूछता है हमेशा एग्जाम में। ये देख लेते हैं, एक तीसरा भी आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये भी देखते हैं क्या होता है। पहले देखते हैं IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ये क्या होता है? द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन इंजन सिलेंडर और मैक्सिमम पावर जनरेटेड इन अ फ्रिक्शनलेस इंजन इज कॉल्ड इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इट इज रिटन शॉर्ट एज IHP। बोल रहा है कि किसी भी सिलेंड्रिकल इंजन में जो एक्चुअल पावर जनरेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ऐसा पावर जो फ्रिक्शनलेस इंजन में जनरेट होता है। IHP इज इक्वल टू होता है प्लान अपन में 4500। ये प्लान नहीं होता है, इसका एक PLAN का अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पर P इज इक्वल टू होता है एवरेज इफिशियंसी प्रेशर और इसका यूनिट होता है इन kg पर मीटर स्क्वायर, और L इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन मीटर। जो स्ट्रोक है उसका लेंथ कितना है उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं मीटर में, और A इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पिस्टन इन मीटर स्क्वायर। जो पिस्टन होता है उसका एरिया, और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि N इज इक्वल टू होता है RPM। ये होता है फॉर्मूला IHP का। ये PLAN अपन में 4500, ये आप इसको शॉर्टकट में प्लान भी बोल सकते हैं, बट ये याद रखिएगा कि इसका अलग अलग मीनिंग होता है। अब देखते हैं ब्रेक हॉर्स पावर BHP क्या होता है। द अवेलेबल पावर ऑफ एन इंजन इन अ बिहेवियर ऑफ डूइंग यूजफुल वर्क और नेट आउटपुट ऑफ अ इंजन इज कॉल्ड द ब्रेक हॉर्स पावर, इट इज रिटन शॉर्ट एज BHP। BHP होता है कि अगर कोई मान लेते हैं इंजन काम कर रहा है और काम करने के बाद भी उसके बिहेवियर के हिसाब से अगर उसमें कोई पावर बचा हो, यानी कि उस बचे हुए पावर को हम लोग बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, ताकि अगर इस इंजन को अगर कहीं रोकना पड़े तो उस पावर के थ्रू हम लोग इस इंजन को रोक सकते हैं। यहाँ पर BHP इज इक्वल टू होता है IHP माइनस HP लॉस्ट इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस सच अ फ्रिक्शन। ब्रेक हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस जो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है उसका HP, ये हो जाएगा BHP का फॉर्मूला। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इफिशियंसी ऑफ इंजन और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है। दी efficiency of an engine is expressed by the fact that how much portion of its working capacity is available for the actual behavior. It is also called the mechanical efficiency of an engine. It is a ratio of the brake horsepower टू द इंडिकेट हॉर्स पावर। एफिशिएंसी वो होता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी इंजन में कितना काम करना पड़े, उसका एक्चुअल कितना उससे वर्क लिया जा रहा है, तो वो होता है आपका एफिशिएंसी ऑफ इंजन। रेशियो होता है हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर का और इंडिकेटेड हॉर्स पावर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिशिएंसी को इससे डिनोट करते हैं, ये होता है BHP ब्रेक हॉर्स पावर अपन में इंडिकेट हॉर्स पावर इंटू 100 परसेंटेज में लेना रहता है एफिशिएंसी, तो इंटू 100% मल्टीप्लाई कर देते हैं। या फिर इसको एक और वर्ड में बोल सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस HP लॉस्ट इन फ्रिक्शन। हॉर्स पावर कितना फ्रिक्शन में लॉस्ट हो रहा है अपन में IHP इंटू 100, ये भी एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ऑफ मशीन का। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज ऑलवेज लेस देन 100%। इंजन का एफिशिएंसी हमेशा 100% से कम होता है। 100% अगर किसी का एफिशिएंसी हो यानी कि वो आइडियल मशीन होता है, और आइडियल मशीन तो अभी कोई बना ही नहीं है। यहाँ पर बोल सकते हैं HP लॉस्ट इन फ्रिक्शन, ये हो जाएगा IHP इंटू 1 माइनस एफिशिएंसी अपन में 100। अब आप एक पॉइंट और देख लीजिए कि हाउ डज इंडिकेट हॉर्स पावर डिफर फ्रॉम ब्रेक ऑफ हॉर्स पावर, यानी कि पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेट हॉर्स पावर एंड ब्रेक हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर IHP और BHP में डिफरेंस क्या होती है ये आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है IHP इज आउटपुट हॉर्स पावर रेटिंग ऑफ अ इंजन, BHP इज द इनपुट ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ द इंजन। IHP इंजन का आउटपुट
पावर होता है और BHP इंजन का इनपुट ब्रेक्स हॉर्स पावर होता है। इट इज डिटरमाइंड बाय IHP और इसका फॉर्मूला होता है प्लान अपन में 4500। मैंने आपको बताया था कि ये IHP का फॉर्मूला क्या होता है और BHP का फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, ये होता है 2 पाई NT अपन में 4500। थर्ड पॉइंट है इट इज द पावर आउटपुट मेजर्ड आइदर द व्हील और क्रैंक। इसका पावर हम लोग व्हील या फिर क्रैंक के थ्रू मेजर करते हैं, बट BHP का पावर इन इज रिक्वायर्ड द स्टॉप द एक्शन रोटेशन ऑफ द शाफ्ट डूइंग द वर्क। इसका पावर हम लोग क्या करते हैं, इंजन को रोकने में, शाफ्ट को रोकने में हेल्प करते हैं इसके पावर के थ्रू। इट हैज़ मोर पावर लूज देन BHP और इट हैज़ लेस पावर लूज देन IHP। ये BHP की तुलना में कम पावर लूज करता है और ये IHP की तुलना में ज़्यादा पावर लूज करता है। ये थे दोनों के कुछ डिफरेंस। अब आप देखिए डिफाइंड एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एनर्जी अलोंग विद द एग्जाम्पल। मैंने आपको एनर्जी बताया कि एनर्जी क्या होता है। अब आप देखिए कि टाइप्स ऑफ एनर्जी कितने होते हैं। इट इज मेनली 2 टाइप्स एज फॉलोज। 2 तरह के एनर्जी होते हैं। पहला एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पॉज्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। बोल रहा है कि अगर कोई एनर्जी किसी बॉडी में मास और वेलोसिटी के कारण उसके अंदर हो तो उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंग द रेस्ट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी। बोल रहा है कोई अगर बॉडी है और उसके अंदर किसी एनर्जी के कारण अगर वो बॉडी रेस्ट कंडीशन में आ रहा है तो उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। सपोज अ बॉडी ऑफ अ मास m इज मूविंग इज इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ v। मान लेते हैं एक बॉडी है और एक इसका बॉडी का मास है m और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अ फोर्स P एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मूविंग ब्रिंग द बॉडी एट रेस्ट आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ s। बोल रहा है कि इस पे हम लोग एक P फोर्स लगाते हैं इसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में और इसको वो रोकने की कोशिश कर रहा है और वो रुक जा रहा है एक s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। आप यहाँ डायग्राम में देखिए ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है s और ये फोर्स यहाँ पर लगा है इधर इसका अपोजिट डायरेक्शन में। तो बोल रहा है कि वर्क डन ऑन बॉडी, कितना बॉडी वर्क किया वो किया P इंटू एस, फोर्स इंटू कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो। नाउ सब्सट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ P, यहाँ P इज इक्वल टू M इंटू एफ है, ये m इज इक्वल टू मास है और f इज इक्वल टू यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं w इज इक्वल टू एम एफ इंटू एस। लेट f बी रिटार्डेशन ऑफ बॉडी, यहाँ पर f रिटार्डेशन है x क्योंकि बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर f रिटार्डेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जब हम लोग निकालेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2fs। यहाँ पर f इज इक्वल टू आप ध्यान रखिएगा वो a है, a से हम लोग रिटार्डेशन को डिनोट करते हैं या तो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 है एंड u इज इक्वल टू v है, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और u स्क्वायर की जगह हम लोग v स्क्वायर लिख लेंगे। f इज इक्वल टू यानी कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर अपन में 2s, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा रिटार्डेशन का। नाउ सबस्ट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकेंड एंड रिप्लेसिंग वर्क डन बाय द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन बॉडी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर अपन में 2s इंटू एस। यहाँ इक्वेशन सेकेंड में w इज इक्वल टू आया है एम एफ एस, वहीं वैल्यू रख लिए हैं, f के जगह वी स्क्वायर इंटू 2s रखे हैं तो यहाँ पर m इंटू वी स्क्वायर 2 और ये s आ जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ से बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि इसको हाफ mv स्क्वायर, न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है एनर्जी का और जूल होता है, यानी कि ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा। सेकेंड आता है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है, द एनर्जी पॉज्ड बाय अ बॉडी ऑफ द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इट इज शॉर्टली रिटेन एज द पीई। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का वो गुण होता है, अगर किसी बॉडी को किसी एक पोजीशन पे रखता है तो उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पावर ऑफ द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेविटेशनल पावर से जनरेट होता है। सपोज द बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टिंग अनदर बॉडी ऑफ मास m2 विद द हेल्प ऑफ पुली। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है, यहाँ पर m1 ये बॉडी है, इसको उठाने की कोशिश कर रहा है, ये एक m2 बॉडी है इसके द्वारा और ये पुली है, पुली मैं आपको बता चुका हूँ। तो बोल रहा है कि सपोज बॉडी m1 इज अ हाइट ऑफ h फ्रॉम अर्थ, ये वाला जो हाइट है वो m1 का हाइट है वो अर्थ से h है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी m1, तो m1 का
पे अगर बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो उसका मास इंटू जी हो जाएगा, m1 इंटू जी। सो वर्क डन बाय द बॉडी m1 से वर्क डन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 इंटू जी इंटू एच। ये हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी और कितना हाइट पे लगा है वो हो जाएगा वर्क डन टोटल। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन ऑफ द बॉडी m1 इज इक्वल टू m1 gh विच हैज़ बीन ऑब्टेन द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट। इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी निकालेंगे तो हो जाएगा कि उस बॉडी का मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और उस हाइट पे जिसके हाइट पे उसको वो रोक के रखा है। यहाँ से m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी हो जाएगा इन केजी, g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h इज इक्वल टू हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ से कितने हाइट पर वो बॉडी, और p इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।